क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इस वक्त सी सेगमेंट सेडान कौन सी है? वो है ये है वॉक्सवैगन की वर्टस और इसने पिछले 6 महीनों में आउटसेल किया है हिंडई वर्ना को, इसकी खुद की सिबलिंग स्कोडा स्लाविया को भी और जो लेजेंडरी है होंडा सिटी को भी। तो क्या बनाता है इस वर्टस को इतना पॉपुलर इंडियन कार बायर्स की नजरों में? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी 3 वजह जो बनाती है इस वर्टस को खास और 3 वजह जिस वजह से आपको ये नहीं लेना चाहिए और देखना चाहिए इसके ऑल्टरनेटिव्स। पर आगे बढ़ने से पहले आपको तो पता है कार एंड बाइक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। और जो पहला रीजन है वॉक्सवैगन वर्चस को खरीदने का, वो तो डेफिनेटली है इसके ड्राइविंग क्रेडेंशियल्स। जैसे हमने सारे पुराने वॉक्सवैगन कार्स में देखा है, दे आर रियली गुड ड्राइवर्स का, और ये जो वर्चस है ये काफ़ी अलग नहीं है उनसे। इसमें मिलता है आपको 2 इंजन ऑप्शन, एक है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा है जो हम यहाँ चला रहे 1.5 लीटर जिसका हॉर्स पावर ज़्यादा है, जिसका एक सिलेंडर ज़्यादा है। इट्स अ 4 सिलेंडर इंजन एंड ये चलाने में काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये इंजन का जो पावर डिलीवरी है ये काफ़ी अच्छा है। ये थ्रू आउट द रेव रेंज अच्छा पावर डिलीवरी करती है, बीट लोअर डाउन द रेव रेंज या फिर एक मीटी मिड रेंज भी देती है। इसके अलावा इसका जो रिफाइनमेंट है ये हाईवे पे काफ़ी अच्छे से महसूस होता है, स्पेशली अगर आपको ओवरटेक्स करना हो। इसके अलावा जो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, सरप्राइजिंगली इसमें जो यूजुअली 3 सिलेंडर इंजन के साथ जो एसोसिएटेड वाइब्रेशन या अनरिफाइंडनेस है उतना महसूस नहीं होता। उसका पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छा है, भले ही वो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस हो या हाईवे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मैं चला रहा हूँ ये है एक DSG ऑटोमेटिक। हाँ, हालांकि ये DSG उतना अच्छा या उतना बेहतरीन नहीं है जो महंगी वॉक्सवैगन मॉडल्स में आपको ऑफर किया जाता है, पर ये अपना काम काफ़ी बखूबी से निभाता है। इसके गियर शिफ्ट स्मूथ है, क्विक है। हाँ, जब स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आप इसे चलाओ तो शायद ये कभी कभार जर्की फील हो सकते हैं, बट उसके अलावा जब आप इसे हाईवे पे चलाओ तो ये गियर बॉक्स काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी स्मूथ महसूस होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ आपको कई सारे फ्यूल सेविंग मेजर्स भी दिए गए हैं, जैसे सिलेंडर डीएक्टिवेशन, इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। बट इसके बावजूद जो इसका DSG ऑटोमेटिक है, इस वजह से इसका फ्यूल एफिशिएंसी इतना कुछ खास नहीं है। जो मैंने इसके ये मॉडल को 2000 किलोमीटर चलाया, यहाँ पे 60% इसका रनिंग हाईवे पे था और बाकी का सिटी में, और इसके बावजूद मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी जो मिली है इस कार के साथ वो थी तकरीबन 13 kmpl, जो काफ़ी इम्प्रेसिव तो नहीं होगी, बट शायद अगर आप इसका मैनुअल गियर बॉक्स चलाओ तो इसका एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वॉक्सवैगन वर्चस अपने पुराने वॉक्सवैगन मॉडल्स की ही तरह काफ़ी ड्राइवर सेंट्रिक है। ये एक ड्राइवर्स का कहनी जा सकती है, और इसके अलावा इसमें जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके इंजन का, गियर बॉक्स का, राइड एंड हैंडलिंग का, ये एक काफ़ी कंप्लीट पैकेज प्रेजेंट करती है जो एक ड्राइवर एंथुसियास्ट कार को बेहतरीन बनाता है। हाँ, ये शायद बेटर ड्राइवर कार है इसके डायरेक्ट कंपटीशन से भी। अब ड्राइविंग डायनामिक्स के बाद जो दूसरी चीज़ खास है इस वर्चस की, वो है इसका लुक्स। अब इसको कोई भी एंगल से देखो ये लगती है काफ़ी हैंडसम। इसका 3 बॉक्स डिज़ाइन काफ़ी वेल प्रोपोर्शन है, इसके जो स्टाइलिंग है काफ़ी एजी एंड काफ़ी मैच्योर है। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है काफ़ी सोबर है, और इसका जो पेंट स्कीम है वो काफ़ी मॉडर्न एंड काफ़ी फ्लैशी नहीं कहेंगे, बट एक काफ़ी सटल लुक देता है इस ओवरऑल डिज़ाइन को। मैंने जब वर्टस को पहली बार देखा था तकरीबन 2.5 साल पहले, मुझे लगा था ये एक यूरो स्पेक जेटा है जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, एंड ये एक कॉम्प्लीमेंट है खुद में। इसका जो GT वेरिएंट अगर आप लेते
हो तो इसमें काफ़ी बॉय जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्लैक आउट एलिमेंट्स एलॉय व्हील्स पे, विंग मिरर, ब्लैक आउट रूफ और एक स्पोर्टियर डिज़ाइन दिया गया है रेड कैलिपर्स के साथ। आपको एक लिप स्पॉइलर मिलता है एंड ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ ये काफ़ी हैंडसम भी दिखती है। बट आपको क्या लगता है, ये डिज़ाइन एजफुली ग्रेस करेगा और कुछ सालों बाद भी इतना ही हैंडसम दिखेगा, या आपको प्रेफर है स्टाइलिंग जो आपको मिलता है Hyundai Verna में या Honda City में? आपका ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब एक्सटीरियर ही की तरह जब आप कैबिन में आते हो तो ये वर्चुअस का जो कैबिन है ये काफ़ी एक आर्ट डेको स्टाइल फॉलो करता है, काफ़ी ज्योमेट्रिक है, काफ़ी एर्गोनॉमिक भी है और एक्सटीरियर की ही तरह ये भी काफ़ी ग्रेसफुली एज होगा। और उसके अलावा यहाँ पे मटेरियल काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत दिया गया है जो काफ़ी जर्मन स्टाइलिंग को फॉलो करता है। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और जो तीसरी चीज़ है जो बनाती है इस वर्चुअस को खास, वो है इसका मेड इन इंडिया फैक्टर। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसके A0iN प्लेटफॉर्म की। हाँ, भले ये हेवीली इंडियनाइज वर्जन है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म का, बट मैं बात कर रहा हूँ कि ये वर्चुअस जो है ये बनाई गई है एक प्रॉपर इंडियन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। इसका ग्राउंड क्लियरेंस ही देख लीजिए आप, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, ये एक SUV टेरिटरी का है। और जब मैंने इसके साथ 2 हफ्ते बिताए हैं उसमें मैं इसे ले गया था NH66 पे, और अगर आपको पता है या अगर आपको इसका नॉलेज है, NH66 हेवीली अंडर कंस्ट्रक्शन में है। इसके जो रास्ते हैं ये किलोमीटर्स के बाद किलोमीटर्स तक 1 इंच भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जहाँ पे पेव्ड रोड आपको मिलेगा। और ऐसे खराब रास्तों पर जब मैंने इस वर्चुअस को ले गया, ये ऐसे सोल्जर ऑन करी जैसे इसके फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई ऐसी सेडान, इंडियन सेडान स्पेशली, ऐसी मैंने आज तक नहीं देखा जैसे इस वर्चुअस ने उस कंडीशंस को हैंडल किया। उसके अलावा जो इसकी राइड क्वालिटी है वो एक यूरोपियन कार की तरह थोड़ी फर्म तो है, और इसका स्टीयरिंग जो है ये डायरेक्ट है और वेल वेटेड भी है, ज़्यादा लाइट नहीं है, बट हाँ यूज़र फ्रेंडली काफ़ी है। और ये दोनों ही चीज़ें कंबाइन करके इसे बनाती है एक काफ़ी अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस कार, एंड स्पेशली अगर आपको उस लॉन्ग डिस्टेंस में हार्ड सेक्शन भी एनकाउंटर करना हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पुरानी जनरेशन की वॉक्सवैगन मॉडल्स थी ये काफ़ी फेमस थी, या एक्चुअली कहूँ कि मशहूर थी कॉस्टली मेंटेनेंस के लिए। जी हाँ, उनका आफ्टर सेल सर्विस या जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। पर अब जो ये न्यू इंडिया मेड वॉक्सवैगन मॉडल्स है इनका सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम है, इनफैक्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। आप इनकी ऑफिशियल इंडियन वेबसाइट चेक करोगे तो आपको ईयरली सर्विस कॉस्ट के अलावा इसका पार्ट्स के कॉस्ट भी आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंटली मिल जाएंगे। और आखिर में आपको कई सारे एक्सटेंसिव सर्विस पैकेजेस भी ऑफर किए गए हैं ताकि आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस हो ये काफ़ी पीस ऑफ माइंड से भरा हो अगर आप ले रहे हो एक नई जनरेशन की वॉक्सवैगन मॉडल। अब वर्चुअस की सारी खास बातों पर नज़र डालने के बाद चलिए बढ़ते हैं इसकी कुछ खामियों पर, और हम शुरू करते हैं इस कैबिन से ही, जो मैंने बताया काफ़ी हैंडसम दिखता है और काफ़ी आर्ट डेको ही है, बट इसमें इमोशंस नहीं है, ये काफ़ी मैकेनिकल फील देता है। इसमें कुछ पार्ट्स पुरानी वॉक्सवैगन से लिए गए हैं, पुरानी वॉक्सवैगन कार से, जो यहाँ पे फिटिंग नहीं लगते। यहाँ पे एक मॉडर्न कार को मॉडर्न एलिमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि ये स्टॉक्स जो पुरानी कार्स में देखा गया है। उसके अलावा जो इसका ऑल डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है, मैं जानता हूँ ये ऑल डिजिटल है, बट यहाँ पे जो स्पेस यूटिलाइजेशन है और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो उतनी खास नहीं है। मैंने कहा है ये एक ड्राइवर्स कार है, बट यहाँ पे एक ड्राइवर्स कार जैसा इंटरफेस नहीं मिलता, या जैसा एक टैकोमीटर और एक स्पीडोमीटर बाजू बाजू में आपको नहीं मिलता। जो नेगेटिव स्पेसेस है ये काफ़ी मिस यूटिलाइज्ड है। उसके अलावा आप आते हो स्टीयरिंग की ओर। अब स्टीयरिंग काफ़ी हैंडसम दिखता है, यहाँ पे आपको परफोरेशन मिलता है, इसे होल्ड करना काफ़ी मीटी है, इसका जो क्वालिटी है काफ़ी टॉप नॉच है। पर इसमें जो बटन्स दिए गए हैं यहाँ पे काफ़ी फंक्शन मिसिंग है, जैसे कि अगर मुझे म्यूजिक को म्यूट करना है तो यहाँ पे कोई म्यूट का बटन नहीं दिया है, मुझे वॉल्यूम लो का बटन को होल्ड करना पड़ता है, एंड वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी ख़राब भी करता है। उसके अलावा यहाँ पे कॉल रिसीव या
एंड करने के लिए कोई बटन नहीं है और यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। हाँ, पैडल शिफ्टर्स तो है बट वो काफ़ी छोटे और प्लास्टिक के बने हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ इसके वायरलेस चार्जिंग की। हाँ, जो मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया ये कार के साथ, उसमें एक वियर्ड सा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। जो वायरलेस चार्जिंग पैड है ये ऑटोमेटिकली या अपने आप ही वायरलेस चार्जिंग को सस्पेंड कर देता है फॉर नो ऑब्वियस रीज़न। उसके अलावा जो AC कंट्रोल है उसके ऊपर ही ये काफ़ी वियर्ड है। यहाँ पे ये आपको याद दिलाता है कि क्यों आपको एक प्रॉपर मैकेनिकल नॉब्स एंड स्विचेस की ज़रूरत होती है जब आप AC कंट्रोल्स ऑफर करते हो। क्योंकि जो टच स्क्रीन है यहाँ पे आपको अपना ध्यान ड्राइविंग से हटा के देखना पड़ेगा, बिकॉज आपको नहीं पता आपको कौन सा टेम्परेचर मिलेगा जब आप यहाँ स्लाइड कर रहे हो। उसके अलावा जो AC परफॉर्मेंस है वो भी इतना खास नहीं है, स्पेशली क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है एक इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, जिसकी वजह से इंजन जब बंद होता है तो AC भी बंद हो जाता है। सो जो कैबिन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। फिर जब इंजन चालू होता है तो AC को ओवर टाइम काम करना पड़ता है वो टेम्परेचर कम करने के लिए। जब टेम्परेचर रीच होता है फिर से इंजन बंद हो जाता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल। और इसका परफॉर्मेंस तो इतना खास है नहीं AC का, बट उसके अलावा जो इसके एयर वेंट्स है या जो ब्लोअर्स है ये काफ़ी नॉइजी है। इवन इसका जो सीट वेंटिलेशन है ये काफ़ी आवाज़ करता है, जो इस काफ़ी प्रीमियम कार के फील को थोड़ा कम कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके टच स्क्रीन पे। इसका जो इंटरफेस है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, स्मूथ है, इंट्यूटिव है। बट इसका जो इंटरफेस है या जो यूज़र इंटरफेस है ये काफ़ी मोनोक्रोमैटिक और सिंपल है। मॉडर्न डे कार्स में आपको एक फंकी और इंट्यूटिव या इंटरैक्टिव इंटरफेस की ज़रूरत होती है जो यहाँ नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी नहीं दिया गया है जो ये प्राइस पॉइंट में ऑफर किया जाना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे आपको बूट स्पेस 520 लीटर का मिलता है जो काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे आपको एक्सेस भी काफ़ी डीप और वाइड मिलता है। बट इसके टेल गेट के साथ एक वियर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप इसे पूरी पीछे की ओर नहीं पुश करोगे सो इट टेंड्स टू कम डाउन ऑन यू, जिसकी वजह से हमारे कैमरे पर्सन को शूट के दौरान इसने कई बार इंजर भी किया है। और आखिर में इसके जो डायरेक्ट राइवल्स है दोनों ही वर्ना और सिटी, दोनों में ही कुछ तरह का एक ADAS फीचर ऑफर किया जा रहा है जो वर्चस में नहीं दिया गया है। बट इसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। बट जो बाकी सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया जो काफ़ी छोटी लगती है स्टार्टिंग में, बट एक ओनरशिप एक्सपीरियंस को वो थोड़ा ड्रास्टिकली अफेक्ट करती है। अब फर्स्ट के बाद इस वर्चस की जो सेकेंड नेगेटिव की हम बात करें वो यहाँ पे है इस सेकेंड रो में। अब ये एक बहुत बुरी या क्रैम स्पेस नहीं है, आई एडमिट, बट ये एक कार एक सेडान है और सेडान को यूजुअली जो बायर्स होते हैं ये शॉफर ड्रिवन प्रेफर करते हैं। बट जो ये वर्चस है ये शॉफर ड्रिवन कार्स ओनर्स के लिए नहीं बनी। जो यहाँ पे सेकेंड रो स्पेस है ये थोड़ा टाइट है। इवन जो हेडरूम है वो इतना खास नहीं है मेरे फ्रेम के लिए। जो बैकरेस्ट एंगल है ये थोड़ा अपराइट है और जो सीट कॉन्टोर्स है वो भी बहुत स्लिम एंड फिट लोगों के लिए बनी है। अगर मैं थोड़ा ऊंचा या थोड़ा वाइड होता तो यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता, स्पेशली लॉन्ग जर्नीज के लिए। सो अगर आपको एक शॉफर ड्रिवन कार चाहिए आपको आंख बंद करके होंडा सिटी खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो वर्चस है ये शॉफर ड्रिवन ओनर्स के लिए नहीं बनी। ये उनके लिए बनी है जो ये ड्राइवर सीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो तीसरी वजह है इस वॉक्सवैगन वर्टस को ना खरीदने की, ये बताते हुए एक्चुअली मुझे खुद ज़्यादा दुख हो रहा है, वो ये है कि ये एक सेडान है। जी हाँ, ये सेडान का जो डिमांड है इंडियन कार बायर्स की नज़रों में वो काफ़ी डिक्लाइन पर है, क्योंकि इंडियन कार बायर्स उन्हें चाहिए एक बड़ी SUV। एंड हाँ ठीक है, उनकी बात भी समझ सकते हैं क्योंकि SUV में उन्हें मिलता है एक रगेड राइड क्वालिटी, क्योंकि जब रास्ते डिसअपियर होना शुरू होते हैं जब वो चला रहे हैं वहाँ पे एक SUV का जो हायर ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी काम आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वर्चस का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको एक SUV का क्लियरेंस तो देता है, सो उसमें आपको टेंशन की बात नहीं है। बट वो एक सेडान की मेंटालिटी है वो तो कहीं नहीं जाने वाली। वही मैं आपको बता दूं कि एक सेडान ओनर का एक काफ़ी रिलेटेबल एक्सपीरियंस होगा। आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो कि जब आप रात में ड्राइव कर रहे हो एक सेडान तो जो ऑन कमिंग ट्रैफिक है
उसका जो हेडलाइट का ग्लेयर है वो काफ़ी आपको ब्लाइंड कर देता है। ये शायद आपको प्रॉब्लम ना होती अगर आप भी एक SUV में होते। और तीसरी बात मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। मेरे जो मॉम डैड है ये दोनों काफ़ी बुजुर्ग है और उन्हें इसमें बैठने और उतरने में, इस वर्चुस के जो इंग्रेस और एग्रेस हाइट है जो काफ़ी लो है, उसमें बैठने और उतरने में काफ़ी तकलीफ हुई। सो काफ़ी कार बायर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम बहुत फेस आती है एंड इस वजह से वो सेडान नहीं खरीद सकते या नहीं खरीदना चाहते हैं फिर भी नहीं खरीद पाते। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप एक सेडान खरीद सकते हो तो ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। आपको ये सेडान खरीदना चाहिए। जो वर्चुस है ये एक काफ़ी फैंटास्टिक सेडान है। इसमें आपको एक SUV जितना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और अगर आप सेडान ले सकते हो तो आपको लेना चाहिए इससे पहले कि ये सेडान बनाना बंद कर दे। तो ये है Volkswagen Virtus आपके लिए एक दुविधा दिल और दिमाग के बीच। बट क्या है ये आपके लिए सही? क्या आप खरीदोगे ये Virtus या आप प्रेफर करोगे एक SUV? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आप चूज़ करोगे ये Virtus इसके डायरेक्ट राइवल्स के ऊपर जो है वर्ना, स्लाविया और होंडा की सिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिए और ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए जो एक C सेगमेंट सेडान खरीदने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं एक कार खरीदने का एंड कंफ्यूज है क्या वो सेडान ले या हमेशा ही की तरह SUV चुनें। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और कार फीचर करना चाहते हो इस 3 रीज़न के वीडियो में या ऐसे सिमिलर वीडियोस आप कोई और कार या आपकी फेवरेट कार के बारे में देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।